The last time we talked about depreciation, we discussed two methods of depreciation, that is straight line method and diminishing balance method. And the idea was that we are able to calculate straight line depreciation and diminishing balance method for the same detail. जो सेम कॉस्ट ऑफ एसेट है, लाइफ ऑफ एसेट है, सैल्वेज वैल्यू और मंथ्स इन फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट हमने समझा था, राइट? नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारी शीट में कौन कौन सी चीज़ें कस्टमाइजेबल हैं, ऑटोमेट करी जा सकती हैं. तो एनीवन रिमेंबर्स हमने लास्ट टाइम कौन सी दो चीज़ें कही थी कि ऑटोमेट हो चुकी हैं और कौन सी दो नहीं हुई हैं? नॉट ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटेड. तो कौन सी चीज़ें, मैं शीट में कौन सी एक डिटेल यहाँ पे जो मैंने इनपुट डाले हुए हैं, इनमें से दो कौन से इनपुट फुली चेंज कर सकता हूँ? कल की क्लास में नहीं थे क्या? नो सर, मैं नो नहीं सर. था. तीनों नहीं थे, अच्छा. So then let me give you a recap of the entire sheet. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन शेड्यूल बना रहे हैं. दो डिफरेंट मेथड से वी आर ट्राइंग टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है. तो स्ट्रेट लाइन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्ट्रेट लाइन कैसे स्पेशल है और डिमिनिशिंग बैलेंस से कैसे डिफरेंट है, दोनों मेथड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग? सर स्ट्रेट लाइन मेथड पे जो मशीनरी की कॉस्ट होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, और डिमिनिशिंग मेथड पे जो बैलेंस जो बचता है बैलेंस बीडी, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगते जाता है ईयरली हिसाब से, वो रिड्यूस होता है एवरी ईयर. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्योंकि हम जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है और ना ही कॉस्ट ऑफ एसेट चेंज हो रहा है, तो हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसमें हम हर साल का जो ओपनिंग बैलेंस बचता है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. सो दैट इज व्हाई डेप्रिसिएशन विल डिक्रीज every year in diminishing balance method, but in straight line method it will remain constant, right? तो अब दोनों मेथड के हमने एक्सेल में अप्लाई करना है, वी हैव टू कैलकुलेट. तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एसेट के लिए एक जगह बनाई, वहाँ पे उसके सामने लिखा कॉस्ट ऑफ एसेट. तो उसमें हमने बताया कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो कितनी है. हमने यहाँ पे लिख दिया 12 लाख. मान लो 12 लाख का हमने एक एसेट खरीदा है, उसकी लाइफ है 12 ईयर्स. तो इस सेल में हमने नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन कर दिए अबाउट द लाइफ ऑफ एसेट. थर्ड सेल में हमने बात करी सैल्वेज वैल्यू की, जो कि है 2 लाख, राइट? सो सैल्वेज वैल्यू का क्या मतलब होता है? स्क्रैप वैल्यू. हिंदी में समझाओ सर जो मशीनरी को हमने 12 लाख में बनाया, ठीक है, उसको बनाने के लिए कुछ वेस्ट मटेरियल भी बचा होगा जो कि 2 लाख का है. ओके. तो सारी बात इस पे है कि जब 12 लाख की मशीन को 12 साल हो जाएंगे, ठीक है, जब हम उसे यूज कर लेंगे उसकी इफेक्टिव लाइफ के लिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, राइट? क्योंकि मशीन हवा में गायब तो नहीं होगी, तो उसका कुछ जो सैल्वेजेबल
पार्ट है, जिस चीज को हम सेल ऑफ कर सकते हैं मार्केट में, दैट इज योर सैल्वेज वैल्यू. सो इन द शीट वी हैव पुट अ स्पेस फॉर सैल्वेज वैल्यू. यहाँ पे हमने 2 लाख रुपए, तो 12 लाख की खरीदी, 12 साल के बाद 2 लाख वैल्यू पे उसे सेल ऑफ कर सकते हैं, ऐसा सैल्वेज वैल्यू का मीनिंग है. ठीक है. और फिर मंथ्स इन फर्स्ट ईयर रिप्रेजेंट करता है कि कितने महीनों के लिए हमने उसे पहले साल में यूज किया. अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? मंथ्स इन फर्स्ट ईयर मेंशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है? यस, कैलकुलेशन में कहीं फायदा होगा हमें? पता नहीं सर, कोई एग्जैक्ट नहीं पता. ओके. देखो, यूजफुल लाइफ जो एसेट की है वो 12 साल बताई गई है. 12 साल मतलब पूरे के पूरे 12 साल तक मशीन हम लोग यूज कर सकते हैं. अब मान लो जिस साल हमने मशीन यूज करी, उस साल हम मशीन को पूरे साल के लिए नहीं यूज कर पाए. ठीक है. मार्च 31 ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होता है. मान लो हमने अप्रैल के महीने में मशीन नहीं खरीदी, हमने जाके खरीदी दिसंबर में, राइट. तो चूंकि इफेक्टिव लाइफ 12 साल है, तो हमको डेप्रिसिएशन 12 साल तक स्प्रेड करना है. 12 साल में आपका पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. अब पहले ही साल में हमने तो उसे 4 महीने के लिए यूज किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट. तो फर्स्ट ईयर में मैं क्या 12 महीने का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ मशीन पे? नो सर. नहीं, राइट. क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने तो इफेक्टिव लाइफ में से, जो 12 साल की इफेक्टिव लाइफ है एसेट की, उसमें से सिर्फ 4 महीने के लिए ही यूज किया है एसेट को. दैट इज वाई वी आर गोइंग टू चार्ज ओनली 4 months ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर. ओके. यस सर. तो इसीलिए ये मंथ्स इन फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट है. अब मंथ्स इन फर्स्ट ईयर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती? मैं अगर पूछूं कि मंथ्स इन फर्स्ट ईयर, 12 हो सकती है, राइट. हो सकता है हमने अप्रैल में ही, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ नया वाला, हमने तभी मशीन खरीद ली, तो अब तो हम मशीन को पूरे 12 महीने यूज कर सकते हैं, यानी 12 हो गया. मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है मंथ्स इन फर्स्ट ईयर में? 1 हो सकती है. ठीक है. क्योंकि अगर 0 हुआ तो फिर तो अगले साल में ले जाएंगे मशीन को, राइट. तो 1 महीना मिनिमम है और 12 महीना मैक्सिमम है. अब 1 से 12 के बीच में हर केस के हिसाब से कोई भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है. तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देंगे, ताकि जो शीट को यूज करने वाला है वो उस में जो भी उसे मंथ्स इन फर्स्ट ईयर की वैल्यू डालनी है वो इस लिस्ट में से चूज कर सकता है. यहाँ पे 1, 2, 3 से शुरू होता है मामला और 12 तक चलता है. ठीक है. तो हमें मंथ्स इन फर्स्ट ईयर में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनानी है जिसमें वैल्यू आनी चाहिए 1 से 12. अब उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? मंथ से ड्रॉप डाउन मेन्यू तो मैंने बना दी है. यहाँ पर प्रोसेस क्या है, डेटा टैब में जाइए, जो हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ है उसको सेलेक्टेड रखना है. डेटा टैब में जाकर हम डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे. यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में वी विल फाइंड दैट वी हैव टू सेलेक्ट लिस्ट, और लिस्ट में फिर हम ये सारी वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे. सब लोग देख पा रहे हैं आराम से मैंने कैसे वैल्यूज लिखी है? यस सर. तो जो आपको वैल्यू अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखनी है उसको डालिए एक एक करके,
और उनके बीच में एक कॉमा और एक स्पेस बार की जगह रखनी है। तो 1 कॉमा स्पेस बार 2 कॉमा स्पेस बार 3 कॉमा स्पेस बार 4 एंड सो ऑन। और जब आप लास्ट वैल्यू पर पहुंच जाएंगे तो कॉमा मत लगाइए, वहीं पर ही आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो ऐसा करने पे ओके कर देंगे हम, और फिर वी विल फाइंड दैट वी हैव अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी कि हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के मंथ्स इन फर्स्ट ईयर में रखना है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए हम एक टेबल डिजाइन करते हैं। अब इस टेबल में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हेडिंग रो बनानी है जिसमें हम ईयर, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस का हेडिंग देंगे। नाउ जो पहला वाला कॉलम है उसमें हमें 1 2 3 4 करके ऐसे सारी वैल्यूज फिल करनी है, क्योंकि एक रो एक साल की कैलकुलेशन बताती है। तो ईयर में अगर 1 रो में बात करेंगे तो हम पहले साल की जो कैलकुलेशन है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कहां से आएगा, ओपनिंग बैलेंस हमारा बिफोर यानी जहां कॉस्ट ऑफ एसेट थी वहां से आ जाएगा। देन वी विल हैव डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम करेंगे एसएलएन के फॉर्मूला से। तो एसएलएन का ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ऊपर भी एसएलएन लिखा है ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो इसमें देख सकते हैं कितने इनपुट डालने पड़ते हैं एसएलएन में। एसएलएन का फॉर्मूला बनाने में हम कितने इनपुट डालते हैं, 3 इनपुट डालते हैं। यहाँ पे पहला इनपुट कॉस्ट है, फिर सैल्वेज वैल्यू है और फिर लाइफ है। तो कॉस्ट में हमने B4 सेलेक्ट कर दिया जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट है। सैल्वेज में हमने B6 सेलेक्ट कर लिया जहां हमने सैल्वेज वैल्यू डाली हुई है। और B5 में हमने लाइफ यानी नंबर ऑफ ईयर्स में बात कही हुई है, ठीक है। तो उन तीनों वैल्यूज को सेलेक्ट कर देंगे। बट अभी जैसे ही थोड़ी देर पहले हमने बात करी, मैं अगर एसएलएन के फॉर्मूला को ऐसे ही छोड़ दूंगा तो वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा देगा। फर्स्ट ईयर में हमें कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, 8। हाँ अभी ये चेंज कर दिया था मैंने, सॉरी 8 हो गया। तो अब कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करी जा सकती है, 1 से लेकर 12 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम यहाँ पर कोई वैल्यू लिखने की जगह, जैसे मैंने 8 सेलेक्ट किया हुआ है तो 8 लिखने की जगह मैं क्या करूंगा, जिस सेल में 8 लिखा हुआ है उसे मैं सोर्स कर दूंगा। तो 8/12 से अगर आप एसएलएन के फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी जो हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है वो एसएलएन के फॉर्मूला से आया। और अब चूंकि वो 12 महीने का डेप्रिसिएशन है और हमें चाहिए सिर्फ 8 महीने के लिए, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 8/12 यानी B7/12। B7 में कोई भी वैल्यू हो सकती है। और फिर हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे F4 माइनस G4। अब क्या है कि ये जो फर्स्ट रो है दैट इज स्पेशल, स्पेशल फॉर द रीजन कि आपको फर्स्ट ईयर के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वी सी कि हमको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सेकेंड ईयर से हम पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। तो हम सेकेंड रो से अपना फॉर्मूला फिर दोबारा से चेंज करते हैं, इसलिए मैंने ग्रीन कलर में मार्क करी है, ये सारी रोज जो है ना ग्रीन कलर में मार्क करी। तो ओपनिंग बैलेंस कहां से आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम कहां से ला सकते हैं सेकेंड ईयर का, क्लोजिंग बैलेंस है सर। तो फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस को सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस में सोर्स कर देंगे, फीड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने डाला हुआ है इक्वल टू H4।
H4 में फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो अब जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली हर साल के लिए ये चलता चला जाएगा। ये जो पैटर्न मैंने सिलेक्ट किया है, आप एसएलएन वाले फॉर्मूले को चेक करोगे तो मैंने यहाँ पर सारे वही इनपुट डाले हुए हैं, B4 B6 B5 सब सेम इनपुट है, और पर मैंने उन्हें इस बार फिक्स किया है क्योंकि मैं फॉर्मूला को बहुत सारी रोज के लिए ड्रैग करने वाला हूँ। इस वजह से आई हैव पुट डॉलर साइंस। क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेशन वही पुराना वाला है, F5 माइनस G5 यानी ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रीसिएशन। अब यहां से सेकेंड वाली रो से लेकर 12वें साल तक आप आराम से इसे ड्रैग डाउन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमने यहां पर डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन 12वें साल तक कर लिया, पर अभी आप देखोगे 12वें साल में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2,27,777 है। ये कितना होना चाहिए? जब हम यूजफुल लाइफ के एंड पे पहुंचे तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 2 लाख सर। 2 लाख होना चाहिए, यानी सैलरीज वैल्यू के बराबर। तो अभी क्या है कि अगर हम 12वें साल पे रुक जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा डेप्रीसिएशन कम चार्ज कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा 27,000 वैल्यू एक्सेस में दिखा रहा है। तो कितना डेप्रीसिएशन बाकी रह गया है अभी और चार्ज करना 12 साल के एंड पे? सर 27,777। कितने महीनों का डेप्रीसिएशन बाकी रह गया अगर पूछो तो? कितने महीने? 4 महीनों का, क्योंकि पहले साल में 8 महीनों का ही लगाया था। तो पहले साल के जो 4 महीने बाकी हैं उनका डेप्रीसिएशन लगाना अभी बाकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एसेट को 13th ईयर में ले जाना पड़ेगा, यानी एक लास्ट रो हमको बनानी होगी जो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट यानी 12 साल से भी आगे जा रही है। तो याद रखिए हमेशा, अगर आपका मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 12 नहीं है, 12 से कोई भी कम की वैल्यू है, यानी 1 से लेकर 11 तक अगर मंथ्स इन फर्स्ट ईयर कहीं पे भी है तो इसका मतलब है कि आपको एक एक्स्ट्रा रो चाहिए होगी। यूजफुल लाइफ 12 साल है, बट एक्स्ट्रा रो लगाकर हम 13th ईयर में जाएंगे सो दैट वी कैन चार्ज द रेस्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन। ठीक है, बाकी सब सेम है, वही ओपनिंग बैलेंस लगाने का तरीका मैंने यहाँ पे पिछले रो का क्लोजिंग बैलेंस डाला हुआ है। अब बात करते हैं एसएलएन की। तो एसएलएन में अब हमें दोबारा इस चीज पे सोचना पड़ेगा कि क्योंकि एसएलएन का फॉर्मूला तो 12 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाता है, तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ वी ऑल्सो नो कि हम उसे हार्ड कोड नहीं कर सकते। मैंने ऊपर लिखा 8, तो क्या मैं लास्ट रो में 4/12 लिखकर भी काम चला सकता हूँ? हाँ, मैं 4/12 लिखकर भी अपना काम चला सकता हूँ। पर आगे चल के अगर किसी ने मंथ्स इन फर्स्ट ईयर चेंज कर दिया शीट में तो मेरी कोडिंग काम नहीं करेगी, तो मेरा फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे बाकी के जो महीने फाइंड आउट करने की कितने बचे, तो उसके लिए आई विल डू 12 माइनस B7। दैट विल हेल्प मी टू फाइंड आउट हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, and that will help me to adjust the depreciation in the last year. तो 12 माइनस 8 4 मेरा आंसर आ गया ऑटोमेटिकली। तो अगर B7 के आगे जाके कोई वैल्यू चेंज भी करता है तो हम बहुत कंफर्टेबली इस फॉर्मूला को यूज करके लास्ट ईयर का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो निकल के आता है 27,777, एंड वी माइनस इट आउट और हमारी सैलवेज वैल्यू रीच हो जाती है। स्ट्रेट लाइन सबको समझ में आ गया? यस सर।
जहां कहीं डाउट आ रहा हो, जहां कहीं प्रॉब्लम हो करने में, उसको हाथ से करके देखना जरूरी है, ठीक है। अरे लास्ट में जो 13 लिखा है तो नंबर से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 13 नंबर। हाँ, चाहो तो 13 ऐसे लिख सकते हो, और शुरू में ही अगर पता है कि मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 12 नहीं है, तो फिर तो उसके मैंने, टेबल के अंदर ऐड करके चलो पहले ही। हाँ, पहले ही 13 तक रखो, है ना। चलो, तो ये बात अपने को समझ में, स्ट्रेट लाइन मेथड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि आप जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला देखोगे तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक्सेल ही सारा का सारा कैलकुलेशन कर देगा, आपको बस सही इनपुट डालना है। तो चेक करते हैं डीबी का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे डाला है। तो डीबी के फॉर्मूला में आप देखोगे कि हमको कितने इनपुट डालने हैं, 5, 575। है ना। तो ये 5 इनपुट अपने देखो, कॉस्ट, सैलवेज और लाइफ, तो वही 3 पुराने वाले हैं जो हमने एसएलएन में भी यूज किए थे। तो उसमें B4, B6, B5 मैंने डाल दिया। जो बात एक्स्ट्रा इनपुट्स की है वो कौन कौन से हैं? पहला है पीरियड। तो पीरियड में हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमेशा बताना पड़ता है कि हम कौन से साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल का हमें नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो आप देखोगे मैंने क्या डाला हुआ है, E20 डाला हुआ है। कलर की वजह से शायद नजर ना आए, बट मैंने जो ईयर में मैंने 1, 2, 3, 4 की वैल्यूज डाली है, मैंने उनको सोर्स किया है। तो यहाँ पर क्योंकि पहला साल के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है डीबी मेथड से, तो आई हैव पुट E20, और मैंने उसे फ्रीज नहीं किया है क्योंकि पीरियड हर साल चेंज होने वाला है, ठीक है। तो उसको फ्रीज नहीं करेंगे। और लास्ट में मंथ करके एक आखिरी इनपुट है, यानी कि जो आपकी मंथ्स इन फर्स्ट ईयर की एडजस्टमेंट है, वो भी एक्सेल ऐसे इनपुट लेकर पूछ लेगा आपसे कि अच्छा कितने महीने के लिए यूज किया। तो हम B7 में बता रहे हैं उसे कि कितने महीने के लिए यूज किया, तो हम B7 को यहाँ पे फीड कर देंगे अगर, तो यू विल सी कि हमारा डेप्रिसिएशन अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मंथ्स इन फर्स्ट ईयर चेंज करके 12 कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि डेप्रिसिएशन अपने आप बढ़ गया, राइट। सो डीबी फॉर्मूला में फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट्स अपने आप हो जाते हैं। आपको बस बताना है एक्सेल को कि ये कौन सा पीरियड चल रहा है। तो दैट इज हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस शीट। नीचे तक वही फॉर्मूला फॉलो होता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालने जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे कि एसएलएन में हमने ऊपर के फॉर्मूला में पहले साल में एडजस्टमेंट डाली, लास्ट ईयर में एडजस्टमेंट डाली, बट जो हमारा डीबी का फॉर्मूला है दैट इज सेम ऑल थ्रू आउट। और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के लिए हमें पहली रो के लिए B4 को सोर्स करना होगा, बाकी इट रिमेन्स द सेम। यस, यस सर। so this is how you can calculate depreciation for both straight line method and diminishing balance method। तो चलो अब सब लोगों को समझ में आ गई शीट कैसे बनी है। अब ये बनानी है शीट, ठीक है। ये सब तो आप अपने डेप्रिसिएशन तो बहुत आसानी से अपने फ़ोन पे भी कर सकते हो। फ़ोन पे गूगल शीट्स खोल के या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऐप डाउनलोड करके उस पर भी हो जाएगा बहुत इजीली। ये सारे फॉर्मूलाज गूगल शीट में भी अवेलेबल हैं। कोई यूज़ करता है गूगल शीट्स? सर तो अब जैसे क्या है, मान लो लैपटॉप नहीं है या फिर लैपटॉप खोलने का मन नहीं है, तो आप अपने फ़ोन पे भी ये काम कर सकते हो। थोड़ा सा बस
ध्यान रखना पड़ता है उसमें, थोड़ा नेविगेट करने में। टच स्क्रीन एप्लीकेशन है तो इस वजह से। बट ये सारी चीज़ें आपको अगर करके देखनी है, ट्राई आउट करनी है कि ये मेरे से हो पा रहा है या नहीं, तो उसके लिए आप गूगल शीट्स भी यूज़ कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली फ्री। गूगल की एप्लीकेशन है? हाँ हाँ। तो लेट मी शो यू। तो गूगल शीट्स फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट एडिटर। तो यहाँ पे अगर मैं एक ऑनलाइन ब्लैंक शीट खोलता हूँ, तो हियर यू विल सी कि सेम एक्सेल वाला ही फॉर्मेट नज़र आ रहा है, राइट। बहुत सारे ऑप्शंस, थोड़े बहुत उनके सिंबल्स अलग होंगे, पर मोस्टली आप जो काम करना चाहते हो एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वैसा का वैसा ही गूगल शीट पे भी हो सकता है। सो ये गूगल स्प्रेडशीट का आपका अ, सारे ऑप्शंस आपके इंसर्ट टैब है, डेटा टैब है, सारी चीज़ें मोर और लेस सिमिलर हैं। ठीक है, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो वेरी सिमिलर टू व्हाट यू सी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके। ऑलराइट। तो आज चूँकि बच्चे भी बहुत कम हैं और सब लोग इधर उधर हैं, तो ऐसा करते हैं कि आज हम यहाँ पर शीट को यहीं पे ही समझते हैं। ठीक है, आज मैं नई शीट नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। विल जस्ट अंडरस्टैंड दिस। इसके बारे में दो चीज़ें समझ लेते हैं, जो क्या ऑटोमेटेड कर दिया है हमने और क्या ऑटोमेटेड नहीं है। ठीक है, तो जो दो चीज़ें हमने यहाँ पर ऑटोमेट नहीं करी हैं वो हैं लाइफ ऑफ एसेट और मंथ्स इन फर्स्ट ईयर। इसको समझेंगे कैसे ऑटोमेट नहीं हुआ है। हमने यहाँ पर चॉइस तो डाल दी है कि आप मंथ्स इन फर्स्ट ईयर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट जैसे ही मैं 12 सेलेक्ट करता हूँ तो कहीं शीट में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अगर मैं मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 12 सेलेक्ट करता हूँ तो कहीं शीट में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अरे बैलेंस डेप्रिसिएशन का लास्ट। हाँ, डिमिनिशिंग बैलेंस वाले अकाउंट में लास्ट रो जो है 13th वाली है, उसमें वो कोई एरर दिखा रहा है। और अगर आपने मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 12 सेलेक्ट कर ही लिया है तो क्या हमें 13th ईयर वाली रो की ज़रूरत है? नो सर, स्टार्टिंग ज़रूरत में ही, लगा देंगे। स्टार्टिंग में ही काम हो गया है, तो हमें 13th ईयर यानी कि एक्स्ट्रा ईयर की ज़रूरत नहीं है।
तो अभी क्या प्रॉब्लम है, हम मंथ्स इन फर्स्ट ईयर अगर 12 सेलेक्ट करते हैं तो शीट में इशू आता है। तो हम कहेंगे कि मंथ्स इन फर्स्ट ईयर जो है अभी हम ऑटोमेट नहीं कर पाए हैं। और क्या चेंज नहीं हो पाता है, अब मान लो मैं लाइफ ऑफ एसेट को 12 की जगह पे अगर 10 कर देता हूं, तो आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं शीट में? यस सर। ये तो तब है जब मैंने मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 12 सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसकी जगह 10 सेलेक्ट कर दूंगा तो और प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। ठीक है, यहाँ पे एसएलएन में हमको 11वें साल में अपना सैलवेज वैल्यू दिख जाना चाहिए, बट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट होगा ना यहाँ पर, तो वो नहीं हो पाया। इस वजह से वी आर नॉट सीइंग 12,000, सॉरी 2 लाख। सो लाइफ ऑफ एसेट भी हम अभी ऑटोमेट नहीं कर पाए। तो बची भी कौन सी दो चीजें हैं जो हमने ऑटोमेट कर दी हैं? कॉस्ट ऑफ मशीन और कॉस्ट ऑफ एसेट हमने ऑटोमेट कर दी है। अब मैं 12 लाख की जगह पे 22 लाख कर दूं तो भी मेरी टेबल अपने आप काम करती है, कोई इशू की बात नहीं। अगर मैं सैलवेज वैल्यू को बढ़ाकर 2 लाख की जगह 4 लाख कर देता हूं तो भी मेरी टेबल अपने आप काम करती है, देयर इज नो इशू। ठीक है, दो चीजें जो हमने इस शीट में ऑटोमेट कर दी हैं वो है कॉस्ट ऑफ एसेट और सैलवेज वैल्यू। इन दोनों चीजों को आप इस शीट में मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई आपकी शीट ब्रेक नहीं होगी। बट जैसे ही आप लाइफ ऑफ एसेट में 12 के अलावा कोई और वैल्यू डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर मंथ्स इन फर्स्ट ईयर में 12 डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आने वाले क्वेश्चंस में हम कोशिश करेंगे कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि बच्चे भी कम हैं और मैं कुछ नया नहीं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो केस 2 हम कल से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन?